वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो हम करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखेंगे रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस। ठीक है, तो फर्स्ट रिपोर्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020 टू 2021। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं ये कौन रिलीज करता है। ये रिलीज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो है टोटल एनरोलमेंट जो है हायर एजुकेशन में वो है इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखिए टोटल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है, नियरली 4.13 करोड़ फ्रॉम 3.85 करोड़ से। ठीक है, फीमेल का जो एनरोलमेंट है वो भी इंक्रीज हुआ है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि फीमेल का जो एनरोलमेंट रेट है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर परसेंटेज वाइज भी देखें तो वो भी इंक्रीज हुआ है, दैट इज 45% से अभी कितना हो गया है, 49%। ठीक है, तो आप परसेंटेज वाली वैल्यू याद रखिएगा कि 49% हो गया है। अगर देखा जाए 2011 के सेंसस से पॉपुलेशन प्रोजेक्शन 18 से 23 इयर्स एज ग्रुप में, तो जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। कितना हो गया है, 27.3। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे ये भी देखा गया है कि फीमेल का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो मेल के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से इंक्रीज हुआ है। ठीक, सिंस 2017-18। अब यहाँ पे जेंडर पैरिटी इंडेक्स भी आता है, तो उसमें देख लेते हैं। इसमें भी जेंडर पैरिटी इंडेक्स में भी विमेंस का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, ये भी इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है, 1.05। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि विमेंस का सारी जितने ग्रॉस एनरोलमेंट हो या हायर एजुकेशन हो, सभी में जो है विमेंस को इंक्रीमेंट देखा गया है इन रेस्पेक्टिव ऑफ विमेंस। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में टॉप जो है 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल सबसे ज्यादा हुए। तो फर्स्ट नंबर पे है उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कहाँ है, सबसे ज्यादा राजस्थान में यूनिवर्सिटीज है, फिर उत्तर प्रदेश में है, एंड देन गुजरात में। लेकिन अगर कॉलेजेस में देखा जाए इन डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं कॉलेजेस में, तो नंबर 1 पे है बैंगलोर, ठीक है, अर्बन, एंड देन जयपुर में है, फिर हैदराबाद, फिर पुणे, एंड देन प्रयाग। तो प्रयाग कौन से नंबर पे है, 5th नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉलेजेस अगर यूपी में देखें तो कहाँ पर है, प्रयागराज में। ओके, एंड अगर स्टेट्स वाइज देखें तो सबसे ज्यादा कॉलेजेस कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज वाइज देखें तो सबसे ज्यादा है, तो हमने यहां तक देखा। अब आगे देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण। ये तो आपको ऑलरेडी हमने यूपी स्पेशल में पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले तो ये रिलीज कौन करता है, ठीक है, ये रिलीज करते हैं कौन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये तो याद रखिएगा कि कौन सी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, इस बार एक न्यू इंडिकेटर इसमें ऐड हुआ है, तो क्वेश्चन में आ सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन में इस बार कौन सा इंडिकेटर ऐड हुआ है। तो याद रखिएगा स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज। ठीक है, ये न्यू इंडिकेटर ऐड हुआ है 2022 वाले में। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया, क्या ऐड हुआ है, स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज। और हर बार जो है 40% वार्ड्स को लिया जाता था, इस बार 100% वार्ड्स को कवर किया गया है। ठीक है, अब ये स्वच्छ सर्वेक्षण स्टार्ट कब हुआ था, 2016 में। देखते हुए चलिएगा सब, ये स्टार्ट हुआ था 2016 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अब देख लेते हैं कि क्या कौन सी रैंकिंग पे कौन है। तो अगर देखें पॉपुलेशन अबव 1 लाख में, तो इंदौर जो है फर्स्ट नंबर पे है, जो हर साल रह रही है 6th कॉन्जिक्यूटिव, 6 साल से जो है इंदौर ही जो है फर्स्ट पे है। ठीक है,
उसके बाद कौन है, उसके बाद है सूरत एंड देन नेवी मुंबई। ठीक है, सूरत सेकंड पे, नेवी मुंबई थर्ड पे। ये कितने पॉपुलेशन, अबव 1 लाख पॉपुलेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं बिलो 1 लाख मतलब 1 लाख से कम पॉपुलेशन पे, तो है पंचगनी एंड कराड फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, तो पंचगनी को फर्स्ट नंबर पे है एंड कराड जो है वो है थर्ड पोजीशन पे। सेकंड पे कौन है, सेकंड पे है पटन फ्रॉम छत्तीसगढ़। ठीक, तो फर्स्ट नंबर पे आपका हो गया पंचगनी, सेकंड पे हो गया पटन फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड कराड फ्रॉम थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र में। ठीक है, कराड। और अगर सबसे क्लीनेस्ट स्टेट देखा जाए तो कौन है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज में अगर देखें तो मध्य प्रदेश सबसे क्लीनेस्ट स्टेट है। और अगर लेस देन 100 यूएलबीज में देखें तो कौन है, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा याद रखिएगा। मोर देन 100 यूएलबीज में मध्य प्रदेश एंड लेस देन 100 यूएलबीज में त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब किसको 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का टैग मिला है, तो वो कौन है, इंदौर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट्स कवर हो गए। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। तो पॉपुलेशन अगर अबव 1 लाख में देखें तो कौन है, नंबर 1 पे इंदौर है, सेकंड पे सूरत है, थर्ड पे नेवी मुंबई है। और बिलो 1 लाख देखेंगे तो कौन है, पंचगनी फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे पटन है और थर्ड पे कराड है। क्लीनेस्ट स्टेट देखेंगे मोर देन 100 यूएलबीज में तो मध्य प्रदेश है एंड लेस देन 100 यूएलबीज में देखेंगे तो त्रिपुरा है। 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी की रेटिंग किसे मिली है, टैग किसे मिला है, इंदौर को। ठीक है, बाकी तो हमने देख ही लिया। और इसे मैनेज कौन करता है, सर्व सर्वेक्षण ग्रामीण जो है, ये दूसरा भी आया है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। इसे मैनेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये आता है, वो इसे रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट कब से हुआ था, ये स्टार्ट हुआ है 2018 से, लेकिन अर्बन वाला कब से शुरू हुआ है, वो आपका 2016 से शुरू हुआ है, तो याद रखिएगा। अब देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट जो कि टॉप पे हैं बेस्ड ऑन स्कोर्स। ठीक है, अगर देखिए पॉपुलेशन मोर देन 30 लाख तो उसमें कौन है स्टेट में सबसे, ग्रामीण में देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें है तेलंगाना, देन हरियाणा एंड देन तमिलनाडु। ओके, और अगर हम देखिए स्मॉल स्टेट्स में दैट इज लेस देन 30 लाख में तो अंडमान निकोबार, फिर दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली एंड सिक्किम, ये 3 है। तो मोर देन 30 लाख पॉपुलेशन में आपका तेलंगाना, हरियाणा एंड तमिलनाडु, एंड लेस देन 30 लाख पॉपुलेशन में कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव एंड सिक्किम। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं, तो आपका है भिवानी हरियाणा का, फिर है जगतियल तेलंगाना का, निजामाबाद तेलंगाना का। ठीक है, ये 3। भिवानी याद रखिएगा फर्स्ट पे कौन सा है। ठीक है, टॉप 3 याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को जो है फर्स्ट प्राइज मिला है अमंग द आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए इन द वेस्टर्न जोन में। ठीक है, ये याद रखिएगा, इतना अच्छा काम करने के लिए मध्य प्रदेश को ये टैग मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला है। ठीक, अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2000, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 8 एडिशन स्वच्छ सर्वेक्षण का लॉन्च किया था, अभी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और ये जो सर्वेक्षण कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, 3R के प्रिंसिपल पे, दैट इज रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। ये आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिलीज कौन करता है, ठीक है, ये रिलीज करता है टाटा ट्रस्ट। ठीक है, ये स्टार्ट कब से हुआ था, फर्स्ट पब्लिश इसका हुआ था 2019 में। अब देख लेते हैं टॉप स्टेट्स में कौन है, तो टॉप में है कर्नाटका, सबसे अच्छी जस्टिस वहां पर है, जस्टिस सिस्टम कर्नाटका, एंड देन तमिलनाडु। ठीक है, टॉप 5 देखते हैं, तमिलनाडु एंड देन तेलंगाना थर्ड नंबर पे, गुजरात फोर्थ नंबर पे, आंध्र प्रदेश फिफ्थ नंबर पे, और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है 18। तो फर्स्ट पे कर्नाटका और 18th पे उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे लोएस्ट है। और स्मॉल स्टेट्स में देखेंगे तो फर्स्ट पे सिक्किम है, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश एंड थर्ड पे त्रिपुरा।
ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक 2022, तो रिलीज कौन करता है इसको, पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, इंडिया का अगर देखा जाए ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसमें अगर रैंकिंग देखेंगे तो इंडिया की रैंकिंग है 54th। अब स्टेट में देख लेते हैं, इंडिया में देख लेते हैं किसकी क्या रैंकिंग है। तो फॉरेस्ट टूरिस्ट अराइवल जो है वो डिक्रीज हुए हैं इन कंपैरिजन टू 2020 के कंपैरिजन में, ठीक है। 2021 में क्या हुए थे, डिक्रीज हुए थे। और क्यों डिक्रीज हुए थे, क्योंकि उस टाइम कोरोना चल रहा था, कोविड के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो इसीलिए फॉरेस्ट टूरिस्ट अराइवल, फॉरेन से टूरिस्ट जो है वो कम आते थे, ठीक। अब देखते हैं टॉप 5 सोर्सेस ऑफ फॉरेस्ट, जहां पे सबसे ज्यादा जो है फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, कहाँ से आते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा। तो पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट से सबसे ज्यादा आते हैं, फिर बांग्लादेश, फिर यूनाइटेड किंगडम एंड देन कनाडा एंड नेपाल। तो पहला याद रखिएगा, फर्स्ट पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट, फिर हमारा नेबर बांग्लादेश एंड देन यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा एंड देन नेपाल, ठीक है। और अगर देखें सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट कौन से स्टेट में आते हैं, तो सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं हमारे महाराष्ट्र में एंड देन तमिलनाडु में, ओके। और अगर डोमेस्टिक टूरिस्ट देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं, तो आते हैं तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट सबसे ज्यादा कहां आते हैं, तमिलनाडु में एंड उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर डोमेस्टिक टूरिस्ट में देखा जाए तो सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन कौन सा है, ताजमहल, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो है यूपी कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। तो इसको अप्रूवल मिला है अगस्त 16, 2022 में। और इसका हेड कौन होगा इस बोर्ड का, इस बोर्ड के हेड होंगे हमारे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और अभी ऐसा प्रपोज है कि इसका हेडक्वार्टर जो है बनेगा वो कहां पर, लखनऊ में, ठीक है। अभी ऐसा प्रपोज किया गया है, ठीक है। अब एनसीआरबी रिपोर्ट देखते हैं। अब एनसीआरबी रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, तो रिलीज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये क्या, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं एनसीआरबी रिपोर्ट्स में, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, सुसाइड एंड क्राइम रेट्स, ठीक। तो अभी देखेंगे जो है नेशनल लेवल पे देखें तो जो सुसाइड के केसेस है वो इंक्रीज हुए हैं बाय 7.717%, ठीक है। तो इतना इंक्रीज हुआ है, याद रखिएगा कि नेशनल लेवल पे सुसाइड के रेट्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, कितना, 7.17%। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड के केसेस मिले हैं, ठीक है, फॉलोड बाय तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे मिले हैं, महाराष्ट्र में, एंड देन उसके बाद सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु एंड देन मध्य प्रदेश। और यूनियन टेरिटरीज में देखें तो सबसे ज्यादा दिल्ली में केसेस है सुसाइड के, ठीक है। अब देखते हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन, कि वीमेन्स के अगेंस्ट क्राइम कहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है। तो जो है ये रेट्स जो है, क्राइम रेट्स जो है वीमेन के अगेंस्ट, ये भी इंक्रीज हुआ है, पहले से 64.5% हो गया है, ठीक है, अमंग 1 लाख पॉपुलेशन में। और हाईएस्ट क्राइम रेट्स अगेंस्ट वीमेन कहाँ पर है, सबसे ज्यादा असम में एंड देन ओडिशा एंड देन हरियाणा, तेलंगाना एंड राजस्थान, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, असम में। और अगर वैसे क्राइम रेट्स देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सुसाइड रेट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। और यूनियन टेरिटरी वाइज देखें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट्स है, ठीक है। और क्राइम अगेंस्ट वीमेन देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ है, असम में। और अगर देखें एक्चुअल नंबर ऑफ जो केसेस रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा कहाँ पे रजिस्टर्ड है केस, यूपी में एंड देन राजस्थान एंड देन महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज्यादा एक्चुअल केसेस कहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो यूपी, अपना यूपी, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, ठीक है। नागालैंड में देखा गया है कि वहां पे सबसे कम जो है क्राइम रेट्स है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो है सबसे कम कहां पर है, नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड में जो है सबसे कम देखा गया है क्राइम अगेंस्ट वीमेन का, ठीक है।
तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा कम कहाँ पे है क्राइम अगेंस्ट वीमेन के लिए, तो नागालैंड। अगर अमंग यूटी में देखा जाए तो हाईएस्ट रेट कहाँ है क्राइम अगेंस्ट वीमेन, वीमेन का क्राइम सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है यूटी में, ऑब्वियस सी बात है दिल्ली, हमेशा ही न्यूज में रहता है। फिर अगर सिटीज में देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, जयपुर में, ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली एंड देन इंदौर एंड लखनऊ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, तो पहले देख लेंगे। सबसे पहले जो देखते हैं, पहले देखेंगे किसने रिलीज किया, तो रिलीज किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कोई बताएगा ये कब बना था, FSSAI, तो ये बना था आपका 2006 में, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी पूछ लेता है कि कब बना था ये, तो ईयर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं की फाइंडिंग्स में क्या है कि तमिलनाडु जो है टॉप पर है अमंग लार्ज स्टेट में, फॉलोड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो रैंकिंग में जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया है उसमें टॉप पे कौन है, लार्ज स्टेट में तमिलनाडु, स्मॉल स्टेट्स में कौन है, गोवा, ठीक है। कभी कभी ऐसे दे देता है कि स्मॉल स्टेट और लार्ज, और अगर यूनियन टेरिटरी में देखें तो टॉप पे कौन है, जम्मू एंड कश्मीर। और यूपी की क्या रैंक है, मैंने यूपी स्पेशल में बताया था आपको, यूपी की रैंक है 8th पोजीशन पे, ठीक है, यूपी है, तो ये याद रखिएगा, यूपी की भी रैंक पूछ सकता है, ठीक है। लार्ज स्टेट में यूपी की रैंक 8th पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, बेसिक रोड स्टैटिस्टिक इन इंडिया। तो अब देखेंगे कि इंडिया में देखिए टोटल अगर देखा जाए 31 मार्च 2019 तक का ये डेटा है। रिलीज कौन करता है पहले देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है, ये रिलीज करते हैं बेसिक रोड स्टैटिस्टिक को। इंडिया में टोटल रोड नेटवर्क कितना है, 63,31,757, ठीक है। तो इतना है रोड नेटवर्क। ये कब तक का डेटा है, 2019 तक का, ओके। एंड देन उसके बाद देखते हैं इंडिया में जो है सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, जहां पे सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट। तो फर्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट है, सेकेंड पे इंडिया है। और अगर देखें तो रेलवे का शेयर कितना है, 0.7%, एयर का शेयर है, एयर ट्रांसपोर्ट का 0.12%, वाटर ट्रांसपोर्ट का है 0.08%। तो अगर अरेंज करने को आए सबका शेयर, तो पहले ऑब्वियस ही बात है रोड एंड देन रेलवे एंड देन उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट, लास्ट में वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये इस तरह अरेंज होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क जो है 2019 सबसे ज्यादा कहां पे, तब देखेंगे कि नेशनल हाईवे कितना है ओवरऑल। अगर देखा जाए जो हमारा रोड नेटवर्क है उसमें नेशनल हाईवे का कंट्रीब्यूशन कितना है, 2%, स्टेट हाईवे कितना है, 2.8%, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट रोड कितना है, डिस्ट्रिक्ट रोड है हमारा 10%, और रूरल रोड से कितने हैं, 71.42%। तो अगर ये अरेंज करने को आएगा तो कैसे, सबसे पहले रूरल एंड देन जस्ट मिनट, ठीक है, सबसे पहले रूरल रोड्स एंड देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड देन स्टेट हाईवे, आफ्टर दैट नेशनल हाईवे, ठीक है। ये आपका इस तरह अरेंज हो जाएगा। और अगर स्टेट वाइज देखा जाए सबसे ज्यादा कहां पर है रोड नेटवर्क, तो कहां पर है सबसे ज्यादा, ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है एंड थर्ड नंबर पे आपका असम है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड असम। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पे है ओवरऑल रोड में, ठीक है। अब देखेंगे नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ऑब्वियस ही बात है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे है, हाईएस्ट नंबर नेटवर्क है नेशनल हाईवे का, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड देन राजस्थान।
तो पहले पे महाराष्ट्र एंड सेकेंड नंबर पे अपना यूपी एंड थर्ड पे राजस्थान। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर स्टेट हाईवे में देखिए तो स्टेट हाईवे में फर्स्ट नंबर पे है आपका, कौन है फर्स्ट नंबर पे? तो फर्स्ट नंबर पे आपका महाराष्ट्र है एंड देन उसके बाद फॉलोड बाय कर्नाटका। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र एंड सेकेंड पे कर्नाटका, ये भी याद रखिएगा। और डिस्ट्रिक्ट रोड में देख ले तो देखिए, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो या डिस्ट्रिक्ट रोड, फर्स्ट नंबर पे आपका कौन है? महाराष्ट्र ही है। और नेशनल हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड में सेकेंड नंबर पे आपका यूपी है और स्टेट में कौन है सेकेंड नंबर पे? कर्नाटका। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे एक और डेटा कि एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? इंदौर में। ठीक है, ये याद रखिएगा। एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर? इंदौर में। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टेट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 देखेंगे। इसको रिलीज कौन करता है? एक तो देख लीजिए, ये हर 2 साल पे रिलीज होता है। ठीक है, और हर्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको रिलीज करता है। और ये कब से रिलीज हो रहा है? ये आपका रिलीज हो रहा है 1987 से। तो ये बाइनियल रिपोर्ट है, मतलब सॉरी बाइनियल नहीं है, हाँ बाइनियल, ये 2 साल पे एक बार ये रिपोर्ट आता है। कब से हो रहा है? 1987 से रिलीज हो रहा है और ये 17th रिपोर्ट है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये 17th रिपोर्ट है और रिलीज कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं। तो ओवरऑल टोटल फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कितना हुआ है? 1540 किलोमीटर। ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अगर टोटल फॉरेस्ट कवर देखें परसेंटेज वाइज तो कितना है? 21.71%। ठीक है, ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। ट्री कवर कितना है? 721 इंक्रीज हुआ है, 721 किलोमीटर स्क्वायर जो है इंक्रीमेंट हुआ है। ये याद रखिएगा कितना कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसमें अगर फॉरेस्ट कवर देखें तो 1540 और ट्री कवर देखें तो 721। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे इंक्रीज हुआ है? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अगर इंक्रीमेंट देखें सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है? सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज कहाँ हुआ है? तो आपका आंध्र प्रदेश, सेकेंड पे तेलंगाना एंड थर्ड पे ओडिशा। गॉट इट? चलिए अब देखते हैं हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एमपी एंड देन अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा एंड देन लास्ट में महाराष्ट्र। तो टॉप 3 तो याद ही होना चाहिए। टॉप 3 में कौन कौन से हैं? एमपी, अरुणाचल प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो परसेंटेज वाइज जो है मिजोरम टॉप पे है, सेकेंड पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी सेकेंड पे अरुणाचल प्रदेश थे, थर्ड पे आपका मेघालय है, मणिपुर एंड देन नागालैंड। तो टॉप 3 याद रखिए परसेंटेज वाइज मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड देन मेघालय। नेक्स्ट आते हैं, अब यहां देखते हैं इंक्रीज इन मैंग्रोव कवर। तो कितना इंक्रीज हुआ है? ये 17 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, टोटल ठीक कितना इंक्रीज हुआ है आपका? ये 17 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और अगर देखें कि टोटल एरिया अगर मैंग्रोव कवर का देखें कंट्री में, इंडिया में टोटल एरिया कितना कंट्रीब्यूट करता है? वो 0.15%। तो ये याद रखिएगा टोटल एरिया का कितना मैंग्रोव कवर है, टोटल कंट्री ज्योग्राफिकल एरिया का कंट्री का कितना मैंग्रोव कवर है? 0.15%। ठीक है, इंडिया जो है कंट्रीब्यूट करती है कितना कितना है, मतलब इंडिया में कितना परसेंटेज जो है ओवरऑल वर्ल्ड का मैंग्रोव कवर है? तो 45.8%। सॉरी वर्ल्ड में नहीं, साउथ एशिया में। ठीक है, अगर देखें साउथ एशिया में इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है मैंग्रोव कवर में, तो कितना है वो? 45.8%। सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है? सबसे ज्यादा आपका हो गया वेस्ट बंगाल एंड देन गुजरात, थर्ड नंबर पे अंडमान एंड निकोबार। और सबसे कम कहाँ है मैंग्रोव कवर? तो केरला में। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए या याद कर लीजिए जैसे भी आपको सही लगे। और अगर टॉप स्टेट देखें जहां पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है तो वो ओडिशा,
महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवांस एंड पेंशन। ठीक है, ये जो है रिलीज करती है ये मिनिस्ट्री। फर्स्ट एडिशन जो इसका रिलीज हुआ था 2019 में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। ये जो एक बाइनियल स्टडी किया जाता है, बाइनियली ये रिलीज होता है क्या? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। तो टॉप पे कौन सा है? टॉप पे है हमारा केरला। ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरी में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर, और नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में देखें तो मेघालय एंड नागालैंड। तो टॉप पे है ई गवर्नेंस में केरला, और यूनियन टेरिटरी में कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में कौन है? मेघालय। ठीक है, एंड नागालैंड। अब मिसलेनियस में देख लेते हैं गंगा, जो कि इंडिया का फर्स्ट क्लोन्ड गिर काफ है। गिर क्या है? एक तरह का ये काऊ है। ठीक है, जो कि गिर फॉरेस्ट के आसपास में पाया जाता है। तो उससे क्लोन्ड जो है काफ बनाया गया, उसका बच्चा बनाया गया है। इंडिया का पहला ऐसा क्लोन्ड गिर काफ है जिसका नाम क्या रखा गया है? गंगा। ठीक है, कंट्री का पहला फीमेल काफ है ये। ठीक है, जो क्लोन किया गया, क्लोनिंग की गई है। किसने किया है? किसने प्रोड्यूस किया? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जहां अब ये याद रख लीजिए, इसका सेंटर कहाँ है? ये हेडक्वार्टर करनाल, हरियाणा। ठीक है, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल, हरियाणा में है, उन्होंने कंट्री का पहला क्लोन्ड जो है फीमेल जो है काफ बनाया है, जिसका नाम क्या है? वो ब्रीड क्या है उसकी? गिर। ये गिर का जो काऊ है उसकी ब्रीड क्या है? ये गिर। उसका गिर नाम रखा गया। उसका क्या नाम है? क्लोन्ड जो फीमेल काफ है उसका नाम है गंगा। ठीक है, तो अगर आ जाए कि गंगा क्या है और ऑप्शन में दिया रहे क्लोन्ड गिर काफ, तो आपका आंसर वही होगा। गंगा रिवर मत लगा के चलिए आइएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो ये गिर काऊ है, कहाँ की नेटिव है, कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। ठीक है, और इसके बाद है और भी यहाँ पे दिए हुए जो ब्रीड है काऊ की, इंडिजीनियस ये है सारे, मतलब इंडिया के ही है। तो गिर हो गए, सहीवाल हो गया, रेड सिंधी। तो इस तरह के भी नाम अगर ऑप्शन में आते हैं, गिर, सहीवाल, रेड सिंधी, ये सब क्या है? तो ये सब एक काऊ है, काऊ की प्रजातियां हैं। ठीक है, और ये तो मैंने बता ही दिया। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका? करनाल, हरियाणा में। कब बना था ये? 1923 में। ठीक है, बेंगलुरु में तब इसका हेडक्वार्टर था। अब इसको 1955 में इसको शिफ्ट कर दिया गया करनाल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्री बाई फुले। किसकी वाइफ थी ये? ज्योतिबा फुले की। वो किसके लिए काम करते थे? फॉर द शेड्यूल कास्ट, अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट पीपल और अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो इन्होंने जो है पहला स्कूल ओपन किया था। ठीक है, गर्ल्स के लिए। कहाँ पे? भीड़ेवादा। ठीक है, पूना में। कब ओपन किया था? 1848 में। अच्छा, संस्कृत कॉलेज कब ओपन हुआ था, कोई बताएगा? वो ओपन हुआ था हमारा, कब हुआ था? आप लोग तो बताओगे ही नहीं। चलो, वो हुआ था आपका 1891 में। ठीक है, डंकन, जोनाथन डंकन विद द हेल्प ऑफ विवेकानंद, इन्होंने ये ओपन करवाया था। ठीक है, तो अभी पॉइंट पे आते हैं। तो इन्होंने पहला स्कूल, गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किया था। कहाँ पे? भीड़वाड़ा, पुणे में। ठीक है, ये कंट्रीज का पहला गर्ल्स के लिए स्कूल था, लड़कियों के लिए। 1873 में जो फूले हैं, दैट इज सावित्री बाई फुले एंड ज्योतिराव फुले, इन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया था। कब सेटअप किया था? 1873 में। और उसी के बाद 1885 में क्या हुआ था? सॉरी, 1875 में आर्य समाज बना था। किसने बनवाया था? दयाराम, सॉरी, ठीक है, आर्य समाज बना था
1970 दयानंद सरस्वती ने उसे करवाया था, ठीक है, सेटअप किया था। हाँ, ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये ईयर याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज का 1873। अब आते हैं नेक्स्ट है रानी वेलु नेचेरिया, ठीक है। ये कहाँ पे इनका बर्थ प्लेस कहाँ है, सॉरी इनकी एनिवर्सरी मनाई गई है, ठीक है, अभी ट्रिब्यूट दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती, बॉर्न हुई थी 3 जनवरी 1970 को, ठीक है, और डेथ हुआ था इनका 1796 में। फर्स्ट क्वीन थी जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, शी वॉज द फर्स्ट क्वीन हु फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। इनको तो तमिल में इनको क्या नाम दिया गया, वीरा मंगई, ठीक है, इनका नाम वहां पे रखा गया। और इनके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। और इनको जो है ये 17, ये कहाँ की क्वीन थी, ये अर्कॉट की थी, ठीक है, हाँ अर्कॉट की ये किंग थी, सॉरी क्वीन थी। चलिए आगे देखते हैं। बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज जयंती, तो इनका 2284 बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। कौन ये किसके रिलीजियस लीडर है, बंजारा कम्युनिटी के, ठीक है। और सेलिब्रेट किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ठीक है, अंडर द एजिस ऑफ अमृत आजादी का अमृत महोत्सव। और इनकी समाधि स्थल जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है, वशिम डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, उसको और किस नाम से, उसको बोलते हैं बंजारा काशी, ठीक है। इनके समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, बंजारा काशी, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये जो है, एक मिनट, हाँ, ये एक जो मतलब ये जो संत सेवालाल महाराज है वो एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे, ठीक है। और ये जो स्पिरिचुअल गुरु भी थे क्षत्रिय बोर बंजारा कम्युनिटी के, ठीक है, क्योंकि ये अपना लाइफ ना ये ट्राइबल्स पीपल के लिए डेडिकेट कर दिए थे, मतलब वो उन्हीं को सर्व करते थे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होते थे बंजारा कम्युनिटी के वो सभी को सुनते थे, उनको सॉल्व आउट करते थे, ठीक है, शॉर्ट आउट करते थे उनके प्रॉब्लम्स को, तो इसीलिए ये बंजारा कम्युनिटी के एक रिलीजियस गुरु भी बन गए। इसी पे उनके समाधि का भी नाम जो है बंजारा काशी के नाम से रखा गया है, ठीक। वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, तो इसको फोर्ब्स ने रिलीज किया है। तो पहले नंबर पे कौन है, उर्सुला वॉन डेयर लेयन, ठीक है, ये जो है फर्स्ट रैंक इनकी है। और सेकेंड पे हमारा क्रिस्टियाने लेगार्डे, ठीक है, और थर्ड नंबर पे है कमला हैरिस। अब इंडिया में देख लेते हैं, तो इंडिया में टॉप 100 में जो है कौन कौन है, निर्मला सीतारमन जिनका पोजीशन है 36, ठीक है। फिर उसके बाद है रोशनी नादर मल्होत्रा, माधवी पुरी बुच, फिर सोमा मंडाल, एंड देन किरण मजूमदार शॉ, फिर फाल्गुनी संजय नायर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कितनी है टॉप 100 में, इंडिया से 6 लोग हैं, ठीक है। और फर्स्ट पे हमारा उर्सुला वॉन डेयर लेयन। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, अनवील कहाँ पे हुआ है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो ये किसकी स्टैच्यू थी, नाद प्रभु कैंपे गोदा, ठीक है, उनका है, ये स्टैच्यू बनाया गया है, ठीक है, उनका। तो इसको क्या नाम दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक। अब देख लेते हैं कि ये जो ये जो चीफ थे कहाँ पे, विजयनगर एम्पायर में, ठीक है, कैपिटल ऑफ कर्नाटका। आइए आगे देखते हैं स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। अब ये स्टैच्यू ऑफ बिलीफ किस पे बनाया गया है, किसके स्टैच्यू को बोला गया है, नाथ द्वार राजस्थान हैज अ स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड शिवा
ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो स्टैचू बना है द वर्ल्ड, ठीक है, लॉर्ड शिवा का, जिसको क्या बोला गया है, स्टैचू ऑफ बिलीफ। कहाँ पे ये स्टैचू को अनवील किया गया है, नाथ द्वार राजस्थान में। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे अनवील किया गया है, तो आपका बेंगलुरु हो जाएगा, वहाँ के एयरपोर्ट पे। और स्टैचू ऑफ बिलीफ तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है, लॉर्ड शिवा का ये स्टैचू है, ठीक है। अब फिर उसके बाद, और ये जो आइडल बिल्ट किया गया है लॉर्ड शिवा का, ये कौन से माउंटेन पे है, तो ये माउंटेन है गणेश टेकरी माउंटेन। माउंटेन का नाम याद रखिएगा कि ये माउंटेन कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है, गणेश टेकरी माउंटेन। और इसको बनाया कौन है, नरेश कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो स्टैचू के नाम दिए गए हैं कुछ। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसका है, श्री रामानुजनाचार्य, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, ठीक है। फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन हो गया, वल्लभ भाई पटेल, कहाँ पर है ये, सरदार सरोवर डैम, गुजरात। फिर तिरुवल्लुवर स्टैचू, तो ये कन्याकुमारी में, तमिलनाडु। तथागत साल बुद्धा का स्टैचू है ये, और इसको कहाँ पे अनवील किया गया है, रोबांग सिक्किम में, ठीक है। अब बुद्धा का है तो बोध गया मत समझ लीजिएगा, ये सिक्किम में बनाया गया स्टैचू को, उसको बोला गया तथागत साल। स्टैचू ऑफ अहिंसा ये किसका है, ऋषभनाथ का, महाराष्ट्र में, नासिक डिस्ट्रिक्ट। फिर स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और फिर स्टैचू ऑफ पीस जो है जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, कहाँ पर, राजस्थान में। तो राजस्थान में दो हो गए, एक स्टैचू ऑफ बिलीफ और एक हो गया स्टैचू ऑफ पीस। तो देखिए दो स्टैचू ऑफ पीस है यहाँ पे, एक है स्वामी रामानुजाचार्य का और एक है जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का। तो याद रखिएगा दो स्टैचू ऑफ पीस है, जैसा ऑप्शन होगा उस तरह से आप टिक करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है जनरल लक्षित बारफुकन ऑफ अहोम किंगडम। तो ये बॉर्न हुए थे कब, 1622 में, ठीक है। इन्होंने मुगल आर्मी के अगेंस्ट जो है फाइट किया था, ठीक। दो बैटल इनके टाइम में हुआ था, बैटल ऑफ अलाबोय जो कि 1669 में हुआ था, और दूसरा है बैटल ऑफ सरायघाट, ठीक है, ये 1671 में हुआ था। ये किसके अगेंस्ट हुआ था, मुगल्स के अगेंस्ट इन्होंने फाइट किया था, ठीक है, बैटल ऑफ सरायघाट 1671। तो देखिए अगेंस्ट अटेम्प्ट बाय मुगल फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ, कौन था कमांडर, कौन था उस टाइम, राम सिंह वन, ठीक है, मुगल के साइड से राम सिंह फर्स्ट। फिर देखते हैं अब अहोम किंगडम ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1228 में, ठीक है, इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम। किंगडम को किसने फाउंड किया था, फाउंडर कौन था किंगडम का, चाओलुंग सुकापा, ठीक है, 13th सेंचुरी में ये किंगडम जो है आया था। ईयर कौन सा था, 1228, ठीक है। और ये दो बैटल याद रखिएगा, बैटल ऑफ सरायघाट जो कि 1671 है, और बैटल ऑफ अलाबोय 1669। अब न्यूज़ देख लेते हैं जो शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है उसको। मणिपुर ने बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस जो है इनॉग्रेट किया है, कहाँ पर, इम्फाल, मणिपुर, बस इतना याद रखिए, ठीक है, कहाँ पे हुआ है। फिर वैकोम सत्याग्रह ये कब हुआ था, वैकोम सत्याग्रह हमारा हुआ था 1924 में, ठीक है, कहाँ पर, किंगडम ऑफ ट्रावनाकोर, ठीक है, जब कहाँ पे है अभी, केरला में, ओके। और जो है EVS रामास्वामी नायकर, इनको पेरियार भी बोलते हैं, उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, अगेंस्ट ब्राह्मण्स के, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। वैकोम सत्याग्रह ये तो याद ही रखिएगा कि कौन से ईयर में हुआ था, ये 1924 में, और इसमें जो है इनडायरेक्टली गांधी जी पार्टिसिपेट हुए थे। तो पूछता है ऐसा कौन सा सत्याग्रह है जिसमें गांधी जी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए थे, तो वो कौन सा था, वैकोम सत्याग्रह, ठीक, याद रखिएगा ये पॉइंट। फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है,
ये नागालैंड में। बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट है लद्दाख जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है अपना विथ पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन। तो ये जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट जो है फ्रोजन लेक हाफ मैराथन जो हुआ है लद्दाख में, तो इस वजह से इसका जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। ठीक है, ये लद्दाख में हुआ था और इसे किसने सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज किया था? तो LAHDC इन कोलैबोरेशन विद एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ लद्दाख। तो याद रखिएगा किस लिए नाम आया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में? पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन जो हुआ था, सबसे ऊंचाई पे हुआ था वहां पे, तो उसी वजह से लद्दाख का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है, लिस्टेड हुआ है नाम। फिर NTPC रैंक्ड एज अ टॉप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड एनर्जी ट्रेडर ग्लोबली। तो NTPC लिमिटेड जो है कंट्री का लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है। ठीक है, जिसको रैंक 1 पोजीशन पे है। किसमें है रैंक 1 पोजीशन पे? पावर प्रोड्यूसर में एज वेल एज एनर्जी ट्रेडर्स में। ठीक है, ग्लोबली। ठीक है, ये सबसे ज्यादा NTPC जो है पावर प्रोड्यूस करता है, प्लस जो है ट्रेड भी करता है एनर्जी का ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये किसने रिलीज किया था? S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट। ठीक है, इन्होंने ये रिलीज किया था, जिसमें टॉप पोजीशन पे कौन है? NTPC। फिर नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट, ये कहाँ लगाया जाएगा? गोरखपुर, हरियाणा। यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, ये हरियाणा वाला गोरखपुर है। ठीक है, कितने इंस्टॉल किए जाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर? 10। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, प्लांट होगा। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट। फिर है कॉल बिफोर यू डिग अप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर। कहां पर? न्यू दिल्ली में। उसी टाइम जो है इन्होंने लॉन्च किया था कॉल बिफोर यू डिग अप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, इट विल सर्व इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान, ईरान। ठीक है, इनके अंदर क्या करेगा? ये कोऑर्डिनेशन बिल्डअप करेगा अमंग नेशन एंड जो प्रिवेंट करेगा डैमेज वगैरह, जो ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स में हो जाता है डैमेज वगैरह, तो उसमें जो है कि ये डैमेज ना हो, इसके लिए जो है ये बनाया गया है। इस ऐप के थ्रू जो है ये जितनी भी कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान और ईरान, ये कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि इस तरह के डैमेज को जो है प्रिवेंट कर सके। जो भी हमारे एसेट्स हैं एक दूसरी कंट्री में, या फिर उनके जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ जाते हैं हमारे ऐसे एसेट्स, तो उनको जो है प्रिवेंट करने में कि वो डैमेज फ्री रहे, ये आपस में इस ऐप के थ्रू कोऑर्डिनेट करेंगे। तो नाम क्या है उसका? कॉल बिफोर यू डिग अप। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की जगह कौन है? ईरान। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आते हैं बसोली पेंटिंग को GI टैग मिला है। अब ये कहाँ का है? ये पेंटिंग जम्मू एंड कश्मीर का। अभी रिसेंटली एक और पेंटिंग को मिला है, उसका क्या नाम है? गोंड पेंटिंग। ठीक है, ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश में मिला है इसको। ठीक है, तो बसोली पेंटिंग कहाँ पे मिला है? जम्मू एंड कश्मीर। फिर आते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर का पहला जो है GI टैग है फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्वामी फंड। तो स्वामी का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड। ठीक है, जो कि लॉन्च हुआ था 2019 में, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये फंड स्पॉन्सर होता है और इसको मैनेज करते हैं SBI कैप वेंचर लिमिटेड। ठीक है, SBI कंपनी ग्रुप का एक ग्रुप है, उसी के अंडर में ये है। ठीक है, तो ये इसमें से फंड्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। ठीक, तो स्वामी फंड याद रखिएगा, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए है या मिड इनकम हाउसिंग के लिए, जिसका जो की सैलरी जो है कम है, तो उनके लिए ये फंड बनाया गया है। नाल्को बार्क रिलीजेस इंडिया फर्स्ट बॉक्साइट CRM।
ठीक है। तो CRM का फुल फॉर्म क्या है? सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, ठीक है। इसको नाम क्या दिया गया है? तो पहले ये देख लें, नाल्को जो है, जो एक नवरत्न कंपनी है और अंडर किस में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। उन्होंने डेवलप किया है एक बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल जिसका नाम है बार्क B1201। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या नाम है? बार्क B1201। क्या है चीज है ये? बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, ठीक है। और भी देख लेते हैं कौन कौन सी है। अब जैसे हमारा हो गया हिंडाल्को। नाल्को कहाँ है? नाल्को हमारा भुवनेश्वर में है। नाल्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? भुवनेश्वर, ठीक है। हिंडाल्को का कहाँ है? महाराष्ट्र में। वेदांत का कहाँ है? ओडिशा। बाल्को का न्यू दिल्ली एंड इंडल का कहाँ है? महाराष्ट्र। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नाल्को इज इन भुवनेश्वर, हिंडाल्को महाराष्ट्र, इंडल भी कहाँ है? हिंडाल्को हो गया, हिंडाल्को में से H निकाल दीजिए तो इंडल हो जाएगा, वो भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। वेदांता आपका ओडिशा में है, बाल्को आपका न्यू दिल्ली में है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं FSSAI। इन्होंने क्या बोला है कि जो हिमालयन यॉक है वो एज अ फूड एनिमल्स की तरह यूज हो सकते हैं, मतलब उनको खा सकते हैं हिमालयन यॉक को, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बताया था 2006 में FSSAI बना था, ठीक है। अब ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें जो शेड्यूल है, तो अब हिमालयन यॉक कौन से शेड्यूल में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 5 में। जो शेड्यूल 5 में जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनका जो है हम उनको एज अ वर्मिन घोषित कर सकते हैं, ठीक है, कि ताकि उनको कोई भी मार सकता है, उसको खा सकते हैं, कुछ भी उसका कर सकते हैं एज अ वर्मिन, जब वो उस एनिमल्स या प्लांट्स को जब हम शेड्यूल 5 में रख देते हैं। लेकिन अगर वो शेड्यूल 1, 2, 3 में है तो हम उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और शेड्यूल 6 किसके लिए होता है? वो प्लांट स्पीशीज के लिए होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा शेड्यूल 6 आपका प्लांट स्पीशीज के लिए, 1, 2, 3 आपका जो है 1, 2, 3, 4 आपका किस लिए है? एनिमल्स के लिए, ठीक है। बर्ड्स भी आते हैं इसमें। और फिर उसके बाद जो शेड्यूल 5 है वो आपका है वर्मिन एनिमल्स, वैसे एनिमल जिनको हम खा सकते हैं, मतलब उसको मार भी सकते हैं, ठीक है, वैसे लोग आ जाते हैं शेड्यूल 5 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एर्नाकुलम बिकम्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन केरला टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSME, ठीक है। तो एर्नाकुलम जो है वो पहला डिस्ट्रिक्ट बना है केरला का जहां पे 10,000 जो है MSME जो है रजिस्टर्ड हुए हैं, ये ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, कहाँ ये म्यूजियम बनाया गया है? इसको जो है, इस म्यूजियम को जो है, संग्रहालय को जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, एशिया पैसिफिक फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन की कैटेगरी में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन की कैटेगरी में यूनेस्को ने किसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को मिला है। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट एवर इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। तो ये याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। किसने ऑर्गेनाइज कराया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT में पहली बार ये हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं CEO कॉन्फ्रेंस फॉर 100 स्मार्ट सिटीज इन पानाजी। तो CEOs का कॉन्फ्रेंस हुआ है कहाँ पे? पानाजी में, ठीक है। किसने ऑर्गेनाइज कराया था ये? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन कोऑर्डिनेशन विद इमेजिन पानाजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, ठीक है। तो बस ये याद रखिए कि CEO कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? पानाजी गोवा में हुआ है। किसके लिए था ये? स्मार्ट सिटीज डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। वहां पे कैसे टेक्नोलॉजीज वगैरह लाके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कोलम इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे लोग कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट हो गए हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है। अब ये नहीं है कि उनको सारे आर्टिकल्स वहां पे याद हो गए हैं सब कुछ, ऐसा कुछ है।
फंक्शनली मतलब कि उनको अपने राइट्स पता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, जो भी बेसिक चीजें हैं उनको उस बारे में नॉलेज है। तो कोलम कहाँ पे है? केरला में। बिकम फर्स्ट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी कौन लेकर आया है? राजस्थान। एंश्योरिंग क्या एंश्योर करें? राइट टू साइट, देखने का अधिकार सभी को है, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी कौन लेकर आया? राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेटअप शिलोंग मेघालय। तो ऑनलाइन गेमिंग कहाँ पे फर्स्ट सेंटर इंडिया का कहाँ बन रहा है? शिलोंग मेघालय में, अंडर डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा शिलोंग में जो है मेघालय में ऑनलाइन गेमिंग सेंटर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। अब देखिए कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जो हमारे कैप्टिव एम्प्लॉयर होते हैं उनको पहले तो देखिए कैप्टिव एम्प्लॉयर क्या होते हैं। ये वो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो भी उनकी इंडस्ट्री में या कोई एम्प्लॉयर या कोई इंडस्ट्री हो गया, वो क्या करते हैं उन कैंडिडेट्स को जिनको वो क्या करते हैं कि जैसे कि उन्होंने कोई स्किल प्रोवाइड किया, ठीक है। वो एम्प्लॉयर जो है किसी कैंडिडेट को स्किल्स प्रोवाइड किया या वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी ही इंडस्ट्री में उनको एज अ एम्प्लॉय जो है रख लेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कैप्टिव एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव लेकर आए हैं जिसमें कौन लेकर आया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर्स को इसमें चूज किया गया है। वो क्या करेंगे? जो रूरल एरियाज के जो पुअर यूथ है उनको जो है ट्रेंड करेंगे और उनको अपनी ही कंपनी में या सब्सिडरी कंपनी में जो है एज अ एम्प्लॉय जो है रिक्रूट कर लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा। तो ऐसे 19 लोगों को चूज किया गया है। फिर देखते हैं योशांग फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। किस तरह ये मनाया जाता है? 5 डेज का होता है। जैसे होली मनाई जाती है इधर इस साइड नॉर्थ में, वैसे ही ये योशांग फेस्टिवल जो है मणिपुर में मनाया जाता है। और ये कौन सी ट्राइब्स मनाती है? मीटी ट्राइब जो होती है वो मनाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेडिशनल डांस भी मीटी ट्राइब का है, थाबल चोंगबा। याद रखिएगा कि थाबल चोंगबा किसका है? ट्रेडिशनल डांस मीटी ट्राइब का। सिविल 20 इंडिया 2020 इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस, तो ये कहाँ पे हुआ है? सिविल 20 नागपुर महाराष्ट्र में। तो ये ऐसा पहला सेशन हुआ है। इसका थीम क्या था? बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट। अभी सिविल 20 मतलब क्या हो गया? जो सिविल सोसाइटी है उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। उनको जो है इन्वॉल्व करना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो जो लोगों के एस्पिरेशंस है, लोगों की व्यूज है, वो मेन प्लेटफॉर्म पे ला सके, ठीक है। तो इंडिया सिविल C20 का मोटो क्या था? यू आर द लाइट, ठीक है। उनके साथ कोऑर्डिनेशन, जैसे प्रेशर ग्रुप होता है कि वो जो हमारे डाउन ट्रोडन पीपल होते हैं और जो पीपल्स जो है गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाते, उनके वॉइस को क्या करते हैं वो सिविल सोसाइटीज क्या करते हैं कि गवर्नमेंट तक उनकी समस्याओं को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके जो इश्यूज होते हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। दैट मीन्स दे आर हेल्पिंग द बिल्डिंग द नेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट है मटुआ महामेला, ठीक है। ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और किसके एनिवर्सरी पे? श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी। ये जो है श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी, इन्होंने मटुआ सेक्ट को जो है फाउंड किया था, तो इसीलिए मटुआ महामेला मनाया जाता है। तो अगर आ जाए कि फाउंडर कौन है मटुआ सेक्ट का, तो ये है श्री श्री हरिचंद ठाकुर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न कॉन्फ्रेंस। तो इसे ग्लोबल मिलेट को क्या बोला गया है? श्री अन्न कॉन्फ्रेंस। तो ये कहाँ पे हुआ है? पूषा, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी जो है ये 2023 को जो है एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो अब ये देख लेंगे कि जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
मिलेट रिसर्च कहाँ पर है ये हमारा है हैदराबाद तेलंगाना। तो या पूछ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च का, तो ये कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है युवा उत्सव इंडिया @2047। तो कौन इसे ऑर्गेनाइज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये युवा उत्सव इंडिया @2047, ये आपका हुआ है पंजाब में, रोपर पंजाब में। ठीक है, ये अक्रॉस सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है ऐसे एक युवा नेहरू युवा केंद्र बनाया जाएगा, संगठन बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि वहां पे ओवरऑल जो है यूथ्स का है उनका डेवलपमेंट हो सके। और ये प्रोग्राम कितने सालों के लिए, 2047 तक के लिए इसे किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रश बैरियर, बाहुबली नाम रखा गया है। तो वर्ल्ड का पहला ऐसा बैम्बू क्रश बैरियर बनाया गया। अब ये मतलब जैसे रोड होता है, रोड है ये, इसके किनारे किनारे जो ऐसे सीलिंग्स टाइप्स के बनाते हैं ना, कि जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो तो हार्म ना हो, तो ये बैरियर्स बनाए गए हैं, जो कि किससे पहले ये किससे बनते थे, ईंट वगैरह से बनते थे या फिर स्टील से बनाए जाते थे। तो अभी ये बैम्बू का है, जो है बांस का यूज करके इसको बनाया गया है। ठीक है, ये बैरियर्स को, तो ऐसा वर्ल्ड में पहली बार इंडिया में इसे बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है बैम्बू बाली। ठीक है, कहाँ पे ये बनाया गया है, विदर्भा महाराष्ट्र के हाईवे पे। ठीक, अब हाँ ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या कैसे यूज हुआ है। ठीक है, क्या चीज, तो इसमें जो है यूज किया गया है पॉलीथीन। एक मिनट, चलिए हाँ, तो इसको जो है बनाया गया है, इसमें कौन सा बैम्बू यूज हुआ है, तो बाम्बूसा बालकोवा। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा बैम्बू यूज हुआ है, बैम्बूसा बालकोवा। इसको ट्रीट किया गया है क्रियोसोट ऑयल से, इसमें क्रियोसोट ऑयल लगाया गया है। और किस चीज की कोटिंग की गई है, पॉलीइथाइलिन की इसमें कोटिंग की गई है। ठीक है, तो बाम्बूसा याद रखिएगा ना कि कौन सा बैम्बू इसमें यूज हुआ है। फिर 7th इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे किया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो अभी अगर ये पूछता है कि इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, तो ये याद रखिएगा भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में से ऑर्गेनाइज किया गया है। फिर CISS एप्लीकेशन किसने डेवलप किया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इन्होंने इसको, इस ऐप को जो है डेवलप किया है। अब देखते हैं कि ये क्यों डेवलप हुआ, कि जो भी स्ट्रीट पे जो बच्चे रहते हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, मतलब कि उनको उनके घर पहुंचाने के लिए, या उनको अच्छी घर प्रोवाइड कर, शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, अच्छी चीजें प्रोवाइड करने के लिए ये CISS ऐप जो है लाया गया है बाय चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स, नेशनल जो कमीशन है चाइल्ड की, उनके द्वारा ये लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, तो केरला पहला स्टेट बना है जहां पे जो है फार्मिंग जो होगा वो कार्बन न्यूट्रल होगा। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि वहां पे कार्बन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा उनकी फार्मिंग से, बट होगा। ठीक है, होगा कार्बन प्रोडक्शन, लेकिन क्या करेगा, जितना कार्बन वो प्रोड्यूस करेंगे उतना ही वहां के जो प्लांट्स है, ठीक है, वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस टाइप का प्रोडक्शन होगा कि जितना प्रोडक्शन हो उतना एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं जीरो प्रोडक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, तो ये देख लिया केरला जो है पहला स्टेट है जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग इंट्रोड्यूस किया है अपने स्टेट में। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेकर आया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारे स्टेशंस होते हैं उन्हें रिजुनोवेट करना है, रीइनोवेट करना है,
और सारी चीजें जो गुड कैफेटीन वहां बनाना है, रिटेल फैसिलिटीज अच्छी करनी है, तो स्टेशन पे सारी इंप्रूवमेंट करने के लिए ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम लाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लेते हैं ऑन ईवीएस ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन का जो आया था जजमेंट। तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन से अमेंडमेंट से आया था? 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे लाया गया था इस रिजर्वेशन को। ठीक है, केस कौन सा चल रहा था? जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने फाइल किया था कि ये जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, अगर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो वैलिड है और देना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सी आर्टिकल्स को अमेंड किया गया था। तो आर्टिकल 15, 16 क्लॉज 6 को जो है अमेंड करके इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 103। और ये कब आया था एनफोर्समेंट में? जनवरी 2019। ईयर तो याद ही रखिएगा 2019। ठीक है, और जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड केस है? ईडब्ल्यूएस से। एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डायरियल डिजीज एंड न्यूट्रिशन, तो ये कहाँ पे हुआ है? ठीक है, इसको कोलकाता में किया गया है। ठीक है, एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डायरियल डिजीज एंड न्यूट्रिशन कहाँ पे हुआ है? कोलकाता। ठीक है, इसमें जो कॉलरा, टाइफाइड वगैरह से उसको प्रिवेंट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। अब स्माइल 75 इनिशिएटिव देख लेते हैं। ये किसका है स्माइल 75 इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ये इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है, जो बेगर्स हैं, मतलब सोसाइटी को बेगर फ्री बनाना। ठीक है, इसका मोटो है। एम क्या है स्माइल 75 का? कि सोसाइटी को बेगर फ्री बनाना। ठीक, ये है। तो ये बेगर्स के लिए लाया गया था, जो भिखारी वगैरह होते हैं उनके लिए। कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी टू बिगिन इन लखनऊ। तो कंट्री का पहला नाइट सफारी कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ में। इस तरह का पहला कहाँ वर्ल्ड में कहाँ पर है? सिंगापुर में। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए। ठीक है, और यहाँ पे एक जो है ओपन एयर, ये तो सफारी के अंदर एक ओपन एयर नॉक्टर्नल सफारी भी बनाया जाएगा। ठीक है, ओपन एयर, ये सब मैंने यूपी स्पेशल में पढ़ाया, देख लेना। ओपन एयर नॉक्टर्नल। ठीक है, और 3 तरह की अलग अलग सफारी बनाई जाएगी। एक तो लेपर्ड के बाद आपका बियर सफारी एंड टाइगर सफारी। ये भी 3 इसी के अंदर में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, एक तरह का आपका रिवीजन भी हो जा रहा है यूपी स्पेशल के पॉइंट्स। ओके, जहां जहां पे आ रहे हैं वहां मैं आपको रिवीजन भी करवाते हुए चल रही हूँ। आप भी अच्छे से पढ़ो ताकि एग्जाम्स अच्छे जाए। ठीक है, ये कहाँ पे बनाया जाएगा, ओपन कहाँ किया जाएगा ये नाइट सफारी? कुकरेल फॉरेस्ट एरिया, लखनऊ। नेक्स्ट आते हैं श्रेष्ठ स्कीम। ये ठीक है, कौन लेकर आया, कौन लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये किसके लिए है? जो मतलब जो एससी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं कर पाए, जो घर पे बैठ गया, उनके लिए श्रेष्ठ स्कीम लाया गया है, ताकि उनको जो है क्या बोलते हैं, उनको जो है 9th और 10th 9 to 11th क्लासेस तक उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके थ्रू प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स देके। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए ही है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ठीक, तो याद रखिएगा श्रेष्ठ स्कीम किसके लिए है? शेड्यूल कास्ट के लिए है, फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन वैसे स्टूडेंट्स को जो घर बैठ गए हैं। ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। न्यू टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश, तो ये कौन सा टाइगर? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ठीक है, चित्रकूट, ये एक टाइगर रिजर्व इसको बोल दिया गया है कि ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, घोषित किया गया है, और ये कंट्री का 53rd टाइगर रिजर्व है। बाकी यूपी में और कौन कौन से हैं टाइगर रिजर्व? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत और अमनगढ़। अमनगढ़ जो है बफर है किसका? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। तो याद रखिएगा टोटल कितने हो गए यूपी में? 4। कौन कौन से? रानीपुर, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़।
ये तो आपको बता ही दिया, हिमालयन याक। फिर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो है लॉन्च किया उन्होंने घर पोर्टल। तो वही है रीयूनाइट करने के लिए जो चिल्ड्रंस है, ठीक है, उनको उनके घर पहुंचाने के लिए, रिस्टोर एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव है इसका। तो घर, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल, ठीक है, घर जाओ और अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट हो। गंगा विलास क्रूज कहाँ स्टार्ट हुआ है? वाराणसी में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये क्रूज? वाराणसी से लेके डिब्रूगढ़ तक। और इसमें कौन कौन सी नेशनल हाईवे नेशनल वाटरवे इन्वॉल्व होंगे? फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। और ये किसके थ्रू? बांग्लादेश के थ्रू होता हुआ ये क्रूज जाएगा, ठीक है। और टेंट सिटी भी बनाया गया है वाराणसी में। इसमें क्या होगा कि देखो, एक तो ये मॉनसून के टाइम पे ये टेंट सिटी हटा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे टेंट में रहने का एक एक्सपीरियंस दिया जाएगा, जिसको ऐसा एक एरिया बनाया जाएगा, वहां पे बहुत सारे टेंट्स लगा दिए जाएंगे और सारी फैसिलिटीज जो है टेंट में जो फैसिलिटीज होनी चाहिए जिस तरह का, उस तरह का सब कुछ वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि इन जो ह्यूमन बींग्स है, वहां के लोग हैं या जो भी टूरिस्ट है, उनको एक टेंट सिटी का एक्सपीरियंस मिले कि कैसे टेंट में रह सकते हैं। लेकिन वो जो है मॉनसून के टाइम पे वो टेंट सिटी को हटा दिया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि गंगा विलास क्रूज जो है वो वाराणसी से शुरू होगा, डिब्रूगढ़ आसाम तक जाएगा वाया बांग्लादेश, ठीक है, ये याद रखिएगा। और कौन कौन से नेशनल वाटरवेज इसमें इन्वॉल्व होंगे? फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। 3 न्यू साइट्स ऑन यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में है। टेंटेटिव लिस्ट में देख लेते कौन कौन से। गुजरात का वादनगर टाउन, ठीक है, द आइकॉनिक सन टेम्पल, एंड फिर उसके बाद है रॉक कट स्कल्पचर्स ऑफ उनाकोटी त्रिपुरा का, ठीक है, मोडेरा हो गया, एंड देन वाडनगर, गुजरात का ही ये दोनों, ठीक है, वाडनगर और मोडेरा सन टेम्पल। और त्रिपुरा का कौन सा है? उनाकोटी। तो अभी ये टेंटेटिव लिस्ट में है, ओके। चलिए नेक्स्ट है साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर। जो यूएन बेस्ड नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर। इंडिया का क्या पोजीशन है? 3rd पोजीशन पे है इंडिया इसमें। फर्स्ट पे आपका चाइना है और सेकेंड पे यूएसए है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कौन सा बना है अरुणाचल प्रदेश का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट? तो दोन्यू पोलो एयरपोर्ट। कहाँ पे है ये? ईटानगर, ठीक है, कैपिटल में अरुणाचल प्रदेश। तो फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है? दोन्यू पोलो एयरपोर्ट। फिर नागपुर जो है वर्ल्ड नागपुर मेट्रो जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट बनाया है, ठीक है, और इनका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। डबल डेकर है ये, ठीक है, मेट्रो। इतना पॉइंट याद रखिएगा। फिर छत्रपति जी शिवाजी महाराज, ये तो बता ही दिया मैंने, संग्रहालय, ठीक है। अच्छा, ये कब बना था ये संग्रहालय? ये बना था आपका 1922 में, ठीक है, और तब इसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। याद रखिएगा 1922 में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय बना था। उस समय उसका क्या नाम था? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, जिसको अभी क्या यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया है इन कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के कैटेगरी में। योता इंफ्रास्ट्रक्चर टू इन्वेस्ट 39,000 करोड़ इन यूपी। तो जो कंपनी है योता इंफ्रास्ट्रक्चर, वो यूपी में जो इन्वेस्ट कितना करेगी? 39,000 करोड़। और कहाँ पर? और ये अपना एक सेंटर पार्क बनाएगी, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में, जिसका नाम होगा ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर पार्क, ठीक है। योटा D1। अच्छा, ये जो ये जो कंपनी है, ये अपना एक डेटा सेंटर बनाएगी योटा D1 से, कहां पर? एट इट्स ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर पार्क में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा योता। फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश टू गेट्स इट्स फर्स्ट एक्वा पार्क एंड नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है
इंडिया का पहला एक्वा पार्क बनाया जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम वहां पे बनाया जाएगा। तो अब ये एक्वा पार्क कहाँ बन रहा है आपका? तरीन, जिसको जीरो भी बोलते हैं, इन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कहाँ पे एक्वा पार्क बन रहा है? तरीन, जिसको जीरो भी बोलते हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं मौलू केव। ये कहाँ पर है? मेघालय में खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसको जो है जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड किया गया है बाय यूनेस्को। ठीक है, बायोजियोलॉजिकल हेरिटेज साइट लिस्टेड किया गया है। कौन से केव को? मौलू केव। जहाँ कहाँ का है ये? मेघालय का। फिर है कोचिन शिपयार्ड टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामैरान वेसल इन वाराणसी। तो ये पहला वेसल है, फ्यूल वेसल। ठीक है, कंट्री का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल है। कहाँ पे बिल्ड किया गया है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है 3 इंडियन सिटीज अमंग लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट इन एशिया पैसिफिक। तो कौन कौन से हैं वो 3 इंडियन सिटीज? हैदराबाद, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। ठीक है, ऐसे टॉप 3 इंडियन सिटीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा डेटा सेंटर मार्केट है। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से हैं? हैदराबाद, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है केरला वॉन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। किसने दिया है? वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट ने केरला को जो है बेस्ट रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड केरला को मिला है एट द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट। कहाँ पे? लंदन में। तो याद रखिएगा कहाँ पे मिला है? लंदन में। किसके थ्रू? वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट। याद रखिएगा ये इतना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये कौन से प्रोजेक्ट के लिए मिला है केरला को? स्ट्रीट प्रोजेक्ट का। ठीक है, स्ट्रीट प्रोजेक्ट के लिए। अब स्ट्रीट प्रोजेक्ट का एक्रोनिम्स क्या है? सस्टेनेबल, टेंजिबल, रेस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक टूरिज्म। मतलब टूरिज्म को प्रमोट करना इन अ सस्टेनेबल वे। ठीक है, इसीलिए केरला टूरिज्म को जो है ये अवार्ड मिला है। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये कहाँ बना है? तो ये बना है आपका तमिलनाडु में। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो स्टेट का 17th वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। किसके, कौन से एक्ट के थ्रू? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 3 इंडियन सिटीज ज्वाइंट यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। तो इंडिया का 3 सिटी है जिसको जो है ज्वाइन हुआ है नेटवर्क ऑफ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। कौन कौन से? वारंगल तेलंगाना का, केरला का थ्रिसुर एंड नीलम्बुर। ठीक है, नीलम्बर तेलंगाना का, वारंगल केरला का, थ्रिसुर एंड नीलम्बर, थ्रिसुर एंड नीलम्बर। ठीक है, ये 3 इंडियन सिटीज हैं जिनको ज्वाइन किया उन्होंने। किसको? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में नाम है उनका, लिस्टेड हुआ है। फिर उसके बाद औरंगाबाद फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश गूगल EIE डेटा। तो ये क्या है? EIE एनवायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर डेटा। ठीक है, जिसने औरंगाबाद ने जो है रिलीज किया है, गूगल से लेके एनवायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर डेटा को रिलीज किया है। तो याद रखिएगा कौन है? औरंगाबाद। नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पे बनाया जा रहा है? पहला इंडिया का यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड का 3rd है ये। मतलब इंडिया का पहला है और वर्ल्ड का ये 3रा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे अप्रूव कर दिया है इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। कहाँ बनेगा ये? हैदराबाद में बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे बनेगा? हैदराबाद, तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट है अनंगताल लेक डिक्लेयर मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो अनंगताल को जो है, जो कि कहाँ पर है? आपका दिल्ली में है, नियर कुतुब मीनार, उसको डिक्लेयर किया गया मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है हमारा स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। ये कहाँ पे बनाया गया? भुज डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा भुज डिस्ट्रिक्ट गुजरात में बनाया गया स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। कहाँ पर? भुज डिस्ट्रिक्ट गुजरात। फिर बेंगलुरु टू हैव इंडिया फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस। तो इंडिया का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? बेंगलुरु में।
देखिए द फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया कहाँ पे, कैम्ब्रिज लेआउट इन हलासुरु बेंगलुरु में। तो ये नाम याद रखिएगा, कहाँ पे बनाया गया 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, हलासुरु बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है। इंडिया फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी टू बी सेटअप इन उत्तराखंड। तो इंडिया का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाया जा रहा है, उत्तराखंड में, जो एक 10 सेंटीमीटर से छोटे साइज का जो है ऑब्जेक्ट देख सकता है। ठीक है। और ये कहाँ पे बनेगा, गढ़वाल रीजन में। तो याद रखिएगा फर्स्ट इंडिया का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी उत्तराखंड में बन रहा है। कौन से रीजन में, गढ़वाल रीजन में। फिर नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बनाया जा रहा है, जोरहट असम में। तो ये प्योर है, बिल्कुल याद रखिएगा। फर्स्ट इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है, जोरहट असम। नेक्स्ट आते हैं रंगखर फॉरेस्ट रिजर्व फॉर वाइल्ड एश। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, रंगखर फॉरेस्ट रिजर्व वाइल्ड एश के लिए, ये जलोर राजस्थान में। पहला कहाँ बना है ऐसा ही, कच्छ में। ठीक है, गुजरात। ये दूसरा है, जलोर राजस्थान में दूसरा बनाया जा रहा है वाइल्ड एश के लिए। नाम क्या है उसका, रंगखर फॉरेस्ट रिजर्व। लार्जेस्ट एंथ्रोमॉर्फिक बरियल साइट कहाँ पे ये मिला है, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। लार्जेस्ट एंथ्रोमॉर्फिक बरियल साइट है वो। ठीक है, मिला कहाँ पे, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। और ये किस टाइम का है, अबव मेगालिथिक बरियल्स, बड़े बड़े बरियल्स हैं। ठीक है, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पे दफनाए जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला भी जाता है, इसको और भी क्या बोला जाता है इस बरियल्स को, पांडव गुलू और पांडवुलू बांडा। ठीक है, इन द मेमोरीज ऑफ पांडवास की मेमोरीज में इसको ये नाम दिया गया है। कहाँ पे मिला है, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। फिर नेक्स्ट आते हैं एथरापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये जो है पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है स्टेट का, तमिलनाडु का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। क्या नाम है, अतिरापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। टोटल हेरिटेज साइट इंडिया में कितने हो गए हैं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो वो 36 हो गए हैं। और ये तमिलनाडु का है, ये फर्स्ट है तमिलनाडु का, और इंडिया का कितना है, कौन सा है, 35th। फिर आते सुगम्य भारत अभियान। तो ये सुगम्य भारत अभियान, इसको और क्या बोलते हैं, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। ठीक है, तो ये कब लॉन्च हुआ था, कंप्लीट 7 इयर्स इसने कंप्लीट किया है 2022 में। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में फॉर डिसेबल पीपल्स के लिए। ठीक है, उनके लिए ये लॉन्च, जो हैंडीकैप्ड पीपल्स होते हैं उनके लिए ये सुगम्य भारत अभियान लॉन्च किया गया था 2015 में। नेक्स्ट हमारा है दम्मा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पे ओपन हुआ है, पहली बात तो ये साउथ कोरिया ओपन कर रही है। वहाँ के जो चीफ मॉन्क है वर्ल्ड्स बुद्धिस्ट पोप एसोसिएशन ऑफ साउथ कोरिया, वो जो ये बना रही है ये यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, दम्मा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। कहाँ पे बन रहा है, त्रिपुरा में। त्रिपुरा के कौन सी जगह, मनु बंकुल में ये बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है, साउथ कोरिया के जो मॉन्क है उनका जो एसोसिएशन है वर्ल्ड बुद्धिस्ट पोप एसोसिएशन, वो इसे बना रहा है। ठीक है, ये जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया का। जो हेड करेगा, कौन इसे हेड करेगा, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक्स जो है इसे हेड करेंगे, और मॉनिटर्स भी इसे कौन करेगा, बुद्धिस्ट लोग ही इसे मॉनिटर भी करेंगे। तो पहली ऐसी बुद्धा यूनिवर्सिटी है जिसको हेड करने वाले कौन होंगे, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक। ठीक है, जो मॉन्क होंगे, और रन और मॉनिटर्ड भी इसको बुद्धिस्ट लोग ही करेंगे। नाम एक बार देख लीजिए, क्या है इसका नाम, धम्मा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कीम, पीएम डिवाइन स्कीम। तो ये बजट में बोला गया था। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ये स्कीम लाया गया है, पीएम डिवाइन। मतदाता जंक्शन, तो ये जो है इलेक्शन कमीशन ने इसे लॉन्च किया है। मतदाता रेडियो सीरीज है ये। ठीक है, रेडियो पे आएगा मतदाता जंक्शन इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया रेडियो फॉर वोटर्स अवेयरनेस के लिए। कब लॉन्च किया गया, अक्टूबर 2022 में।
इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो ये कब आया है? ये आपका आया है, कहाँ पर आया है? इंदिरा गांधी राजस्थान की गवर्नमेंट लेकर आई है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी अर्बन एरियाज में। ठीक। कर्तव्य पथ, ये तो सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति भवन का नाम बदल कर्तव्य पथ रख दिया गया है। ठीक है, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है जब 2022 का स्पीच हुआ था 15 अगस्त, उसमें पंच प्राण का 5 प्लेज का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका क्या क्या मतलब है? टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, रिमूव ट्रेसेस ऑफ कोलोनियलिज्म, टेक प्राइड इन लेगेसी, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, फुलफिल ड्यूटीज एज अ सिटीजन। ये 5 उनके प्राण थे, 5 प्राण जिसको बोला गया है। ठीक है, ऑपरेशन गियर बॉक्स, ये जो लॉन्च किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इसे लॉन्च किया है, गियर बॉक्स, टू स्टॉप हीरोइन स्मगलिंग जो होता है सी पोर्ट से, जो ये हीरोइंस की स्मगलिंग्स होती हैं ड्रग्स की, तो उसके लिए उसको बंद करने के लिए ये लाया गया है ऑपरेशन गियर बॉक्स। फिर जलदूत ऐप, अब ये जलदूत ऐप लाया गया है कि ताकि जो है जलदूत ऐप जो है टू कैप्चर ग्राउंड वाटर लेवल को कैप्चर करने के लिए कि ग्राउंड वाटर कितना उसका लेवल है उसको कैप्चर करने के लिए। कौन लेकर आया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा जलदूत ऐप किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑपरेशन मेघ, नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन मेघ चक्रा। ठीक है, तो मेघ चक्रा ऑपरेशन किसके लिए है? सीबीआई लेकर आई है, किसके लिए? टू कॉम्बैट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को। ठीक है, तो इसके लिए लाई है ऑपरेशन मेघ चक्रा। इसी तरीके का एक और ऑपरेशन लेकर आई थी सीबीआई, जिसका नाम है ऑपरेशन कार्बन। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं जागृति, तो ये कौन लेकर आई? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लेकर आई है। ठीक है, एक मैस्कॉट है ये जागृति, टू प्रोवाइड अवेयरनेस टू द कंज्यूमर्स रिगार्डिंग देयर राइट्स। ठीक है, तो ये इसका अलॉन्ग विथ टैगलाइन क्या होगा मैस्कॉट का? जागो ग्राहक जागो। फिर उसके बाद है राइट टू बी फॉरगटन, ये लेकर आए हैं रिकॉग्नाइजिंग राइट टू बी फॉरगेटन एज पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो मैट्रिमोनियल जो है लिटिगेशंस जो फाइल हुए हैं उनका जो है डिटेल्स जो पर्सनल डिटेल्स जो है एज सून एज पॉसिबल, जैसे वो केस खत्म होता है तो उनके जो है प्राइवेसी वो जो डेटा होते हैं उसे डिलीट करने को बोला गया है। तो उसी डेटा को जो डिलीट करते उसी को बोलते हैं राइट टू फॉरगेटन, और ये किसका पार्ट है? राइट टू प्राइवेसी का। ठीक है, और राइट टू प्राइवेसी कौन सा केस है उसका? केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट 2017, जिसको 9 जज जो है सिटिंग बेंच में ये हुआ था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।